नमस्कार मित्रों, मैं रंजीत कुमार वर्मा अपने YouTube चैनल स्टडी विद रंजीत में आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, मैंने आज आपके लिए भूगोल खंड से, आपके सामाजिक विषय में भूगोल खंड से अध्याय 2 जो कि भारत का भौतिक स्वरूप है, उसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं का अवलोकन इस वीडियो में किया है, जो आपके लिए आगामी सत्र की परीक्षाओं में विशेष योगदान रखते हैं। तो देखते हैं इसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं। तो इस महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखने से पहले बच्चों, सबसे पहले हम देखते हैं पाठ की रूपरेखा क्या कहती है। अध्याय 2 है भारत का भौतिक स्वरूप। तो इसके अंतर्गत पाठ की रूपरेखा कहती क्या है। तो इसमें पाठ में जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं बच्चों, उसमें मुख्य भौगोलिक वितरण के बारे में बताया गया है। तो इसके मुख्य भौगोलिक वितरण यानी इस पाठ का जो भारत का भौतिक स्वरूप है उसको कितने भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा गया है। तो पहला भौगोलिक क्षेत्र है हिमालय पर्वत, दूसरा है उत्तरी मैदान, तीसरा है प्रायद्वीपीय पठार और चौथा है भारतीय मरुस्थल, पांचवा है तटीय मैदान और छठा है द्वीप समूह। यानी जो हमारा संपूर्ण भारत का भौतिक स्वरूप है वो इन 6 प्रकार के भौगोलिक वितरणों से यानी भौगोलिक विभाजनों से मिला हुआ है, या इन 6 प्रकार के कह सकते हैं, जैसे हिमालय पर्वत, उत्तरी मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, भारतीय मरुस्थल, तटीय मैदान और द्वीप समूहों से मिलकर संपूर्ण भारत का भौतिक स्वरूप जुड़ा हुआ है। तो अब देखते हैं, ये तो हमारी पाठ की रूपरेखा हुई, यानी ये हमारा जो चैप्टर है इन्हीं बिंदुओं के ऊपर आधारित है। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसके कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं क्या हैं। जैसे भारत विभिन्न स्थलाकृतियों वाला एक देश है। आप जानते हैं कि भारत की संपूर्ण भूमि जो है स्थलाकृति वो एक समान नहीं है, यानी उसकी स्थलाकृतियाँ जो हैं वो भिन्न भिन्न है, हर एक स्थान पर अलग अलग हैं। तो भारत में यानी कह सकते हैं आप, कहीं पर पहाड़ हैं, कहीं पर पर्वत हैं, कहीं समतल मैदान है, कहीं नदियां हैं। तो इस प्रकार से कह सकते हैं कि समान स्थलाकृति वाला देश नहीं है। भारत में अनेकों प्रकार की भू आकृतियाँ देखने को मिलती हैं। जैसा कि मैंने अभी बताया कि भारत में अनेकों प्रकार की जो स्थलाकृतियाँ हैं वो आपको देखने को मिलेंगी, जैसे मैदान, पर्वत, मरुस्थल, पठार और द्वीप समूह। तो ये इन्हीं बिंदुओं पर आधारित है चैप्टर, इसलिए इसका जिक्र किया गया है। तो अब देखते हैं बच्चों, भारत में विभिन्न प्रकार की शैलें पाई जाती हैं। इनमें से कुछ संगमरमर की तरह सफ़ेद व कठोर होती हैं, यानी जो शैलें होती हैं तो इनमें से कुछ संगमरमर की तरह कठोर होती हैं व सफ़ेद होती हैं। इस प्रकार की शैलों का प्रयोग ताजमहल में किया गया है, यानी जो हमारा ताजमहल बना हुआ है वो इन्हीं शैलों के माध्यम से बनाया गया है, इन्हीं शैलों के पत्थरों से निर्मित किया गया है। तथा कुछ शैलें शैलखड़ी की तरह मुलायम होती हैं, यानी कुछ जो शैलें होती हैं कहीं कहीं पर वो शैलखड़ी की तरह मुलायम होती हैं। इस प्रकार की शैलों का उपयोग टेल्कम पाउडर बनाने में किया जाता है। टेल्कम पाउडर जिसे आप कह सकते हैं कि POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस, उसको बनाने में किया जाता है। फिर मृदा का निर्माण भी विभिन्न प्रकार की शैलों से हुआ है, इसलिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर मृदा के रंग में भिन्नता देखने को मिलती है। यानी जो हमारी मिट्टी का निर्माण है वो भी विभिन्न प्रकार की शैलों से हुआ है, इसलिए हर एक स्थान की मिट्टी, आप जहाँ कहीं पर बलुई मिलेगी आपको काली, कहीं पर दोमट, यानी हर एक स्थान पर अब आप बढ़कर जाएंगे तो वहाँ आपकी मिट्टी जो है उसका रंग भिन्न भिन्न देखने को मिलता है। फिर भारत के विशाल भूभाग का निर्माण विभिन्न भूगर्भीय कालों के दौरान हुआ है, यानी भारत का जो विशाल भूभाग है इसका निर्माण बहुत समय पहले, अब या कह सकते हैं आप, विभिन्न भूगर्भीय कालों के दौरान हुआ है, जिसने इसके उच्चावचों को प्रभावित किया है। भूगर्भीय निर्माणों के अलावा कई अन्य प्रक्रियाओं जैसे अपक्षय, अपरदन एवं निक्षेपण के द्वारा वर्तमान उच्चावचों का निर्माण तथा संशोधन हुआ है। फिर आगे देखिए, महत्वपूर्ण बिंदु है बच्चों इसमें। कुछ प्रमाणों पर आधारित सिद्धांतों की मदद से भूगर्भ शास्त्रियों ने इन भौतिक आकृतियों के निर्माण की व्याख्या करने का प्रयास किया है। इसी प्रकार का एक सर्वमान्य सिद्धांत प्लेट विवर्तनिकी का सिद्धांत है, जिस सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी की ऊपरी परपटी का निर्माण 7 बड़ी और कुछ छोटी प्लेटों से हुआ है। यानी जो हमारी पृथ्वी की ऊपरी परत है, जो ऊपरी भूपरपटी जिसको कहते हैं ऊपरी परत, तो इस परपटी का निर्माण 7 बड़ी और कुछ छोटी प्लेटों से हुआ है। ये पाठ के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं। इसके आगे अब हम चलते हैं प्लेटों की गति के ऊपर। तो देखते हैं प्लेटों की गति के कारण
प्लेटों के अंदर एवं ऊपर की ओर स्थित महाद्वीपीय शैलों में दबाव पैदा होता है, जिसके परिणाम स्वरूप वलन, भ्रंशीकरण तथा ज्वालामुखी क्रियाएं होती हैं। सामान्य तौर पर इन प्लेटों की गतियों को 3 वर्गों में बांटा गया है। यानी ये जो वलन, भ्रंशीकरण तथा ज्वालामुखी क्रियाएं होती हैं, तो सामान्य तौर पर इन प्लेटों की गतियों को 3 वर्गों में बांटा गया है। तो ये प्लेटें देखिए, नंबर 1, इसमें 3 वर्ग कौन कौन से हैं? तो नंबर 1, कुछ प्लेटें एक दूसरे के पास आकर अभिसारित परिसीमा का निर्माण करती हैं। यानी कुछ प्लेटें जो एक दूसरे के, देखिए इसके बारे में आपको हम उदाहरण के माध्यम से समझाते हैं कि इसमें लिखा है कुछ प्लेटें एक दूसरे के पास आकर के परिसीमा का निर्माण करती हैं। मान लेते हैं हम कि ये हमारी एक प्लेट हो जाती है, एक प्लेट ये हो गई और एक प्लेट ये हो गई। तो ये जो 2 प्लेटें हमारी हो जाती हैं, जब ये एक समान आपस में आ जाती हैं, आप कह सकते हैं एक ही ओर आसपास आती हैं, तब जब एक ओर आ जाती हैं तो ये हमारी इसमें लिखा है कि अभिसारित परिसीमा का निर्माण करते हैं। यानी जो भूपर्वटी के ऊपर ही जब एक समान आ जाती हैं तो ये अभिसारित, यानी जब टूट कर अलग होती हैं तो यहाँ पर अभिसारित सीमा, ये जो प्लेट होती है यहाँ पर अभिसारित सीमा, या देखिए लिखा है अभिसारित परिसीमा का निर्माण करती हैं। यानी जब प्लेटें एक दूसरे के पास आती हैं, ये प्लेट जैसे ये अलग प्लेट है, ये प्लेट अलग है, ये दोनों एक दूसरे के पास आ जाती हैं तो यहाँ अभिसारित सीमा का निर्माण करती हैं। समझ में आया? और दूसरा क्या है कि कुछ प्लेटें एक दूसरे से दूर जाकर, यानी और इसी के जस्ट अपोजिट हो जाता है, उल्टा की जो 2 प्लेटें हो जाती हैं वो जब एक दूसरे से दूर जाती हैं, ये जो होती हैं ये एक दूसरे से कह सकते हो कि दूर, विपरीत दिशा में जब गति करती हैं तो यहाँ पर अपसारित परिसीमा होती है। यानी यहाँ पर क्या होता है, इसके बीच में जो होती है अपसारित सीमा का निर्माण करती हैं और यहाँ पर अभिसारित हो जाता है, अभिसारित। तो उसके बाद में तो ये जस्ट इसका उल्टा होता है। और तीसरा है कि जब 2 प्लेटें एक दूसरे के करीब आती हैं तो वे टकराकर टूट जाती हैं। इसमें देखिए सेम यही क्रिया होती है कि जब ये 2 प्लेटें एक दूसरे के समीप आ जाती हैं, जब ये दोनों प्लेटें होती हैं, दोनों प्लेटें जब एक दूसरे के पास में आती हैं तो एक ये आपस में जब टकराती हैं तो ये कहीं कहीं पर टूट जाती हैं, और टूटने के साथ साथ ये अधिकतर या तो एक प्लेट इसके नीचे चली जाती है और ये प्लेट ऊपर आ जाती है, या फिर ये दोनों एक दूसरे से विपरीत दिशा में गति करने लगती हैं। इस प्रकार से देखिए यहाँ पर बिंदु में कहा गया है कि जब 2 प्लेटें एक दूसरे के करीब आती हैं या जब वे टकराकर टूट जाती हैं अथवा एक प्लेट फिसलकर दूसरे प्लेट के नीचे जा सकती है, तो इसमें से जो ये दोनों प्लेटें जब आमने सामने की ओर बल लगाती हैं तो इसमें से कोई प्लेट टूटकर इसके नीचे भी चली जाती है या दोनों एक दूसरे की ओर गति करती हुई निकल जाती हैं, यानी एक विपरीत दिशा में बाहर की ओर चली जाती हैं, और कभी कभी एक दूसरे के साथ क्षैतिज दिशा में भी गति कर सकती है। यानी ये एक दूसरे से क्षैतिज दिशा में, यानी एक इस ओर चली जाती है और दूसरी इस ओर गति कर देती है। इसे हम कहते हैं क्षैतिज दिशा की ओर गति करने लगती है। फिर आगे देखिए लिखा है कि तथा रूपांतरण परिसीमा बनाती हैं। इन प्लेटों में लाखों वर्षों से हो रही गति के कारण महाद्वीपों की स्थिति और आकार में बदलाव हुआ है। यानी ये जो भूपर्वटी आप कह सकते हैं पृथ्वी है, तो ये जब इस पृथ्वी के ऊपर जो भूपर्वटी है ये इन्हीं कारणों के कारण अपसारित इन सीमाओं के कारण ये जो हमारी पृथ्वी की भूपर्वटी है ये टूटती हुई चली जाती है, और इसी के कारण भूमि में परिवर्तन, यानी भूमि की जो ऊपरी परत है उसमें परिवर्तन होता चला जाता है, जिसके कारण कहीं पर समतल मैदान बन जाता है और कहीं पर क्या होता है, गड्ढों का निर्माण हो जाता है और कहीं पर ऊंचे ऊंचे पहाड़ या पठारों का निर्माण हो जाता है, इसी प्लेटों की गति के कारण। फिर आगे देखते हैं बच्चों, इसमें है भारत का सबसे पुराना भूभाग, जिसे प्रायद्वीपीय भूभाग या गोंडवाना लैंड के नाम से इसे जाना जाता है, यह एक हिस्सा था। यानी यह गोंडवाना लैंड भूमि का एक हिस्सा था। गोंडवाना भूभाग के विशाल क्षेत्र के अंतर्गत भारत, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका,
दक्षिण अमेरिका एवं अंटार्कटिका के क्षेत्र में शामिल थे। भूप्रपटी को संवहनी धाराओं ने अनेक टुकड़ों में बांट दिया था, जिसके कारण भारत ऑस्ट्रेलिया की प्लेट गोंडवाना भूमि से अलग होने के पश्चात उत्तर दिशा की ओर प्रवाहित होने लगी। उत्तर दिशा की तरफ प्रवाह के परिणाम स्वरूप ये प्लेट अपने से ज़्यादा विशाल प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकराई। इस टकराव के कारण इन दोनों प्लेटों के मध्य स्थित टेथिस सागर भू अभिनति के अवसादी चट्टान वलित होकर हिमालय की पश्चिम एशिया के पर्वतीय श्रृंखला के रूप में विकसित हो गए। अब देखिए, इसको बच्चों हम उदाहरण के माध्यम से आपको समझाते हैं। इसमें देखिए, यानी जब हमारी क्या कहते हैं, पहले पंजिया का विभाजन ये वैगनर ने किया था, और इसका विभाजन कब हुआ था? कार्बोनिफेरस युग में। यानी ये जो पंजिया का विभाजन हुआ था, ये कार्बोनिफेरस युग में ही इस पंजिया का विभाजन वैगनर के अनुसार हुआ था। तो पेंजिया का पूर्व आकार, यानी जो पहला आकार था वो कुछ इस प्रकार था। पेंजिया का पूर्व आकार जो था, पेंजिया यानी हमारी जो भूमि है, संसार की जो संपूर्ण भूमि है, वो पहले इस आकार में थी, जो कि आप मैप में देखते हैं। इसे पेंजिया, वैगनर ने इसे क्या नाम दिया था? पेंजिया। इसे पेंजिया के नाम से पुकारा गया था। और इसके ऊपर जो ये जल, यानी ये कहा गया था कि भूमि का एक टुकड़ा जो जल में तैरता रहता था, तो इस जल को वैगनर ने पैथालामा कहकर पुकारा था। तो इसमें बताया गया कि पेंजिया का जो पूर्व आकार था वह इस आकार का था कुछ। उसके बाद में जब इसका कार्बोनिफेरस युग में विभाजन हुआ, तब इस पेंजिया का आकार कुछ इस आकार का हो गया। ये दो भागों में इसका विभाजन हुआ, तो एक उत्तरी भाग और दूसरा भाग दक्षिणी भाग कहलाया। तो जो उत्तरी भाग था उसे कहा गया अंगारा लैंड, इसे अंगारा लैंड कहकर पुकारा गया। और जो दक्षिणी भाग था इसे गोंडवाना लैंड के नाम से जाना गया। और इसके बीच में, यानी ये जो लारेंसिया कह सकते हैं, अंगारा लैंड या लारेंसिया के नाम से भी इसे जाना जाता था, और दूसरा भाग जो था वो गोंडवाना लैंड के नाम से जाना जाने लगा। यानी ये जो पेंजिया का विभाजन हुआ, ये संपूर्ण विभाजन ट्रांसफिक युग में हुआ था। तो इसके पश्चात ये दो भागों में बट गया। तो उत्तरी भाग, जो इसका ऊपरी भाग उत्तरी भाग था, इसे अंगारा लैंड या लारेंसिया के नाम से जाना गया। और दूसरा जो दक्षिणी भाग था, दक्षिण की ओर जो टूटकर भागने लगा, उसे गोंडवाना लैंड के नाम से जाना गया। और इसके बीच में जो ये भूमि टूटने के बाद जो अलग हुआ, तो इसके बीच में एक गहरी खाई बन गई, जहाँ पर टेथिस सागर का निर्माण हुआ। उसके बाद में इन्हीं प्लेटों के ऊपर जो विसर्प आकार के बन गए थे, कह सकते हैं द्रोणी का अर्थ इसके लिए मैंने एक वीडियो और बनाया है बच्चों, मैंने मैप के माध्यम से समझाया है, उसको सर्च कर लेना आप लोग। उसमें लिखा है पेंजिया का पूर्व आकार, भारत के आकार और स्थिति का पूर्व वीडियो है, उसके माध्यम से आप आसानी से समझ सकते हैं। तो द्रोणी यानी जल निकलने का जो ऊपर पहाड़ी क्षेत्र थे इनके, उनसे जल बहकर आता था, तो इसी सागर में गिरता था, जिसके कारण ऊपर से आने वाले अपशिष्ट पदार्थ ये सब इसी में भर जाते थे, और जिसके कारण ये समतल भूमि हो गई। यहाँ पर अब हिमालय पर्वत बसा हुआ है। ये यहाँ पर पहले टेथिस सागर था, जो कि अब पड़ने के कारण हिमालय, इन दोनों प्लेटों के कार्यरत होने के कारण इसकी भूमि ऊपर उठती चली गई, जिसके कारण यहाँ पर अब हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ। अब आगे देखिए, टेथिस के हिमालय के रूप में ऊपर उठने और प्रायद्वीपीय पठार के उत्तरी किनारे के नीचे धंसने के परिणाम स्वरूप एक विशाल द्रोणी बन गई। समय के साथ साथ यह बेसिन उत्तर के पर्वतों तथा दक्षिण के प्रायद्वीपीय पठारों से प्रवाहित होने वाली नदियों के अवसादी निक्षेपों द्वारा धीरे धीरे भर गया, और इस तरह जलोढ़ निक्षेपों से बना एक विस्तृत समतल भूभाग भारत का उत्तरी मैदान के रूप में विकसित हो गया। तो जैसा कि मैंने अभी इसमें बताया है आपको कि जब अंगारा लैंड के ऊपर जो बनी हुई द्रोणियाँ थी, द्रोणियाँ मतलब इससे जो जल बहकर आता था, बारिश का जल, तो इसमें जो अपशिष्ट पदार्थ बहकर आता था, तो वो इसमें जो ये समतल भूभाग था यहाँ पर
इसमें भर जाता था। जैसा कि इसमें दिया गया है कि पठार के उत्तरी किनारे पर नीचे धंसने के परिणाम स्वरूप यह विशाल द्रोणी बन गई और समय के साथ साथ यह बेसिन उत्तर के पर्वतों तथा दक्षिण के प्रायद्वीपीय पठारों से प्रवाहित होने वाली, यानी ये जो उत्तर का प्रायद्वीपीय भाग था, ये उत्तर का प्रायद्वीपीय भाग यहाँ पर, और दक्षिण का जो पठारी भाग था, इनसे जो द्रोणियाँ बन गई थी, इन द्रोणियों से आने वाला जो अवसादी निक्षेपों द्वारा जो अवसादी पदार्थ थे वो इनके निक्षेपों द्वारा या बेसिन जो बीच का खाली पड़ा हुआ भाग था ये पूर्णतः भर गया और जिसके कारण यहाँ एक समतल भूभाग का निर्माण हो गया। तो बच्चों इस वीडियो में इतना ही। इसके आगे के वीडियो के बारे में जानकारी पाने के लिए यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि इसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हम अपने अगले वीडियो के माध्यम से आप तक पहुँचाएँगे। धन्यवाद।